गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th हिंदी मीडियम RBSC सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला लेक्चर है। देखिए चैप्टर 9 जो है वो क्या नाम है, चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, क्या नाम है? हाइड्रोजन। ठीक, अब हाइड्रोजन में देखिए क्या है कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन कैसे मिलता है, और हाइड्रोजन जो है वो वाटर के साथ मिला ऑक्सीजन बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जब वाटर बनाता है तो वाटर की क्या प्रॉपर्टीज़ है और H2 की क्या प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हाइड्रोजन की यदि हम पीरियोडिक टेबल देखें तो हाइड्रोजन की जो स्थिति है उसके बारे में हमें प्रॉपर पता नहीं है कि उसको हम कहाँ रखें। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन आज भी आवर्त सारणी में इतना तत्वों को अरेंज करने के बाद आज भी हाइड्रोजन को 2 जगह रखा जाता है। किस किस में? एक तो फर्स्ट वर्ग में रखा जाता है, प्रथम वर्ग में रखा जाता है, और एक 7th वर्ग में रखा जाता है। समझ में आ रहा है? प्रथम वर्ग में हाइड्रोजन को रखा जाता है। प्रथम वर्ग कौन सा है? आवर्त सारणी का। यदि आपकी आवर्त सारणी है यदि इस तरीके से, तो जो पहला वर्ग है उसमें सबसे ऊपर होती है हाइड्रोजन, फिर होती है लिथियम, फिर होती है सोडियम, ऐसे। और ठीक इसी तरीके से यदि हम यहाँ पर देखें 13, 14, 15, 16 और 17 और लास्ट वाला होता है 18, तो जो 17th ग्रुप है, ठीक है, तो 17वां वर्ग है जो कि कौन सा वर्ग है? हैलोजन वाला, हैलोजन वर्ग है। और प्रथम वर्ग कौन सा है? क्षारीय धातु। प्रथम वर्ग कौन सा है? क्षारीय धातु। भाई आवर्त सारणी में बता चुके। तो हाइड्रोजन को प्रथम वर्ग में रखा गया है, और प्रथम वर्ग कौन सा होता है? क्षारीय धातु का। तो क्षारीय धातु जो होती है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS1 होता है। और हाइड्रोजन का विन्यास देखो 1s1। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली बात समान है। क्या है? हाइड्रोजन को प्रथम वर्ग में क्यों रखा गया है? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो समान है। ठीक है, क्षारीय धातु के समान, इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया है। ठीक इसी तरीके से 17वें वर्ग में हैलोजन होता है। हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2NP5। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम किसमें? 17वें वर्ग में भी रख रहे हैं। अब 17वें वर्ग में क्यों रख रहे हैं? 17वें वर्ग में रख रहे हैं इसलिए रख रहे हैं कि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 चाहिए। और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते ही ये किस में बदल जाएगा? NH2NP6 में बदल जाएगा। कौन? हैलोजन वर्ग। ठीक इसी तरीके से हाइड्रोजन के पास कितना है? 1s1। ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते ही ये भी किस में बदल जाएगा? स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बदल जाएगा। समझ में आ रहा? तो ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बदल जाएगा, इसलिए इसको हमने हैलोजन वर्ग में रख दिया। ठीक है, यानी दोनों में एक, यानी हम ये कह सकते हैं कि हैलोजन वर्ग में तो इसलिए रखा है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों में कमी, अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो संयोजकता कोश का विन्यास जो है वो समान है। संयोजकता कोश का विन्यास समान है। संयोजकता कोश का विन्यास समान है। क्लियर? इसलिए इसे प्रथम वर्ग में रखा गया है। ठीक है, प्रथम वर्ग में और क्यों रखा गया है? प्रथम वर्ग में पहला तो संयोजकता कोश का विन्यास समान है, दूसरा ये कैसे आयन बनाता है, जैसे क्षार धातुएं हैं तुरंत इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, किसमें बदल जाती है? ऐसे ही हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग के तुरंत क्या बना लेता है? प्लस। तो ये कैसे आयन बनाता है? एक आप कहो यूनिपॉजिटिव, एक धनी आयन बनाता है। किसके भांति? क्षारीय धातु भांति। यहाँ पर देखो क्या है, दोनों एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो ये कैसे आयन बनाती है? ये तो वो तो एक धनी आयन बनाता है,
इसलिए उसको हम कह सकते हैं कि जबकि, ठीक है, तो वो एक धरी आयन बनाती है क्षारीय धातु की भांति, इसलिए हमने इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा है। ठीक, जैसे एल्कली मेटल जो है, क्षारीय धातुएं जो हैं, वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, सल्फर के साथ रिएक्ट करती हैं। ठीक इसी तरीके से हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यौगिक बनाता है, सल्फर के साथ, इसके साथ H2S बना लेगा। ऐसे ही ये भी है कि Na2O बना लेंगी, Na2S बना लेंगी। तो जो जो अभिक्रियाएं क्षारीय धातु करती हैं वैसा वैसा ही ये दिखाता है, इसलिए इसे हम किस में रखते हैं, प्रथम वर्ग में रखते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन तो ये तो हमने समानताएं बताई कि क्या क्या समानता है, लेकिन यदि हम विषमता के बारे में देखें कि ऐसी कौन सी गुण है जो कि क्षारीय धातु में तो होते हैं लेकिन हाइड्रोजन में नहीं होते। जैसे क्षारीय धातुओं का क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है, आयनन विभव जो है वो बहुत कम होता है। तुरंत इनमें क्या होता है, धात्विक गुण होता है। क्षारीय धातु में क्या होता है, ये क्षारीय धातु के गुण बता रही हूँ मैं आपको। क्षारीय धातुओं का जो आयनन विभव होता है वो बहुत कम होता है, इसमें धात्विक गुण जो होते हैं कुछ ज़्यादा होते हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रहती है, त्यागने की प्रवृत्ति अत्यधिक रहती है, जबकि हाइड्रोजन में ऐसा नहीं है। तो ये क्या होगी, ये जो चीज़ बताइए ये आपको बताइए मैंने विभिन्नता। समझ में आ रहा है, ये विभिन्नता है और ये समानता है। ठीक है, क्लियर? हैलोजन में एक तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों का एक जैसा है, एक इलेक्ट्रॉन लेते ही दोनों स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लेंगे। तो पहला तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या है, तो दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि हैलोजन की भांति ये क्या बनाता है, द्विपरमाणुक आयन, द्विपरमाणुक अणु बनाता है, द्विपरमाणुक अणु। जैसे हैलोजन कैसे मिलती है, H2 का मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ठीक इसी तरीके से हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलता है, द्विपरमाणु अणु के रूप में मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो इसको हमने 17वें ग्रुप में रखा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि ये बताती है कि ये दोनों के मध्य समानताएं और विषमताएं हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में दोनों में रखते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं समस्थानिक कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में भी था शायद। समस्थानिक, समस्थानिक कौन कौन से होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक, 1H1, 1H2 और 1H3, 3 समस्थानिक होते हैं, आपको ध्यान रखना है। समस्थानिक क्या होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक समान। समस्थानिक क्या होते हैं, जिनका Z समान हो, Z माने Z समान हो और A अलग अलग हो। Z क्या है, Z है परमाणु क्रमांक, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, वो कहलाते हैं समस्थानिक। ये आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर इन सबका परमाणु क्रमांक क्या है, इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। ठीक है, और यदि इनकी द्रव्यमान संख्या देखो, P मतलब Z, परमाणु क्रमांक की बात बता रही हूँ मैं आपको। अब यदि आप द्रव्यमान संख्या देखोगे तो द्रव्यमान संख्या कितनी है, इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्लियर? तो न्यूट्रॉन पर प्रोटॉन बराबर दे रखा है आपको। प्रोटॉन आपको पता है, तो बताइए न्यूट्रॉन कितना होगा, इसमें 0 होगा, इसमें 1 होगा और इसमें 2 होगा। ठीक है, कि आपको बताया हुआ है कैसे निकालना है। अरे भाई, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होती है। यदि किसी की द्रव्यमान संख्या 1 है, न्यूट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन आपको पता है 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा ना। न्यूट्रॉन कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इनका नाम है, इसको हम कहते हैं प्रोटियम, इसको हम कहते हैं ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम।
इसको हम कहते हैं ट्रिटियम। ट्रिटियम क्या कहते हैं? ट्रिटियम कहते हैं। तो 1H1, 1H2 और 1H3 इसके बारे में आपको पता पड़ गया। ठीक है, इसको 1H1 को तो ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन 1H2 को हम क्या लिख देते हैं? D से लिख देते हैं, और 1H3 को हम किससे लिख देते हैं? T से लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? तो 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक, इसको प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्रिटियम कहते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि जो हाइड्रोजन है इसको हम कैसे बना सकते हैं। यदि हम इनको बनाने का तरीका देखें, अब हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लिया है ना। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन क्या है? द्विअणुक है, और ये इसको बनाने का तरीका, यदि हमें इसे प्रयोगशाला में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? प्रयोगशाला विधि क्या कहती है? प्रयोगशाला विधि कहती है कि यदि जिंक की किसी अम्ल से अभिक्रिया कर दी जाए तो देखो क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो जनरली हम जो दानेदार जिंक होता है, ये क्या है? जिंक, दानेदार जिंक की किसी भी प्रबल अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो ऐसे बना सकते हैं, यानी अम्ल से अभिक्रिया द्वारा बना सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं? क्षार के द्वारा अभिक्रिया से भी बना सकते हैं। ये आपके पास क्षार है। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा? Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। क्लियर? सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो इसका ये यहाँ पर भी, यानी हम क्षार के साथ अभिक्रिया करके और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके प्रयोगशाला में इसे बना सकते हैं। लेकिन इसको कमर्शियली बनाना है, यदि हमें औद्योगिक रूप में बनाना है तो उसके लिए अलग मेथड हैं। तो उसके लिए कौन कौन से मेथड हैं? उसके लिए जो मेथड्स हैं उसमें आप देखिए, पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है, यदि हमें इसे कैसे बनाना है? औद्योगिक रूप में बनाना है। तो अब आप देखो, यदि हमें इसे औद्योगिक रूप में बनाना है तो आप देख सकते हैं कि यदि हम हाइड्रोजन को कैसे बनाना चाह रहे हैं औद्योगिक रूप में, तो औद्योगिक रूप में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वैद्युत अपघटन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा, वैद्युत अपघटन। ठीक है, अम्लीकृत जल के वैद्युत अपघटन द्वारा, अम्लीकृत जल के वैद्युत अपघटन द्वारा, यानी आपने जल का अणु लिया और उसका वैद्युत अपघटन किया। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में। ठीक है, तो जब आपने अब वैद्युत अपघटन जब आप कर रहे हो तो आपके पास क्या है? एक बीकर है, इसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोड है? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और अब आपने यहाँ पर क्या भर रखा है? जल भर रखा है। क्लियर? जल भी कैसा है? अम्लीकृत है, और वैद्युत अपघटन कर दिया, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ दिया। ठीक है, तो जब आपने इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ दिया, ठीक है, तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो क्या बनेगी? एक तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और एक ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक है, तो एक तो हम वैद्युत अपघटन द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं? दूसरा तरीका यह है कि ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी हम क्षार का क्या कर दें? वैद्युत अपघटन कर दें। क्या कर दें? क्षार का वैद्युत अपघटन कर दें। तो दूसरा मेथड है ब्राइन विलियन के वैद्युत अपघटन द्वारा। ब्राइन विलियन क्या होता है? ब्राइन विलियन होता है 10% NaCl का विलियन। 10% जो NaCl होता है वो कहलाता है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? जब हम NaOH और Cl2
जब हम वैद्युत अपघटन करते हैं ना स्पेशल NaCl का, तो जब NaCl का हम, आप ऐसे मान के चलो, जब हम NaCl का वैद्युत अपघटन करते हैं, ठीक है, तो क्या उत्पाद बनते हैं? NaH बनता है, Cl2 बनता है, लेकिन साथ में क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस भी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? अब आपको पता है वैद्युत अपघटन होता है तो एक तो एनोड होता है, एक क्या होता है? कैथोड होता है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। ठीक है, तो जो एनोड है उस पर क्या होता है? उस पर जो Cl नेगेटिव आयन है, ठीक है, आपने NaCl का वैद्युत अपघटन किया, तो NaCl का वैद्युत अपघटन किया तो क्या बना? Na आयन और Cl आयन बनेंगे। जब दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप जोड़ दोगे तो वैद्युत अपघटन में जो Cl आयन बने हैं, Cl आयन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं और क्लोरीन गैस मुक्त करते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉनों को खोया जाता है। तो एनोड पर तो क्या मिलती है? जब हम NaCl विलयन का अपघटन करते हैं तो एनोड पर तो हमें क्लोरीन मिलती है। ठीक है, और कैथोड पर क्या मिलती है? कैथोड पर जल का अपघटन होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अपचयन। क्लियर? तो कैसे होगा देखो, तो होगा H2 + 2OH आयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। NaCl का जलीय विलयन है 10% NaCl का जलीय विलयन, जलीय विलयन। तो अब आपने 10% जलीय विलयन लिया, इसका मतलब NaCl भी है और H2O भी है। तो सबसे पहले Na आयन और Cl आयन टूटा, साथ में आपके पास H आयन भी है और OH आयन भी है। ठीक है, इसने जो भी इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया उसे किसने ग्रहण कर लिया? जल ने। तो जल के 2 OH ने ग्रहण किया और वो तो माइनस में बदल गए और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। तो यहाँ पर ये भी गैस मुक्त हो रही है और ये भी गैस मुक्त हो रही है। हमेशा ध्यान रखना है जब हम जल का अपघटन करते हैं या 10% NaCl का, तो हमेशा एनोड पर तो मिलती है क्लोरीन और कैथोड पर मिलती है हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके अलावा तीसरा मेथड और भी हो सकता है, क्या बनाने का? हाइड्रोजन को बनाने का। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? एल्केन का क्या करते हैं? एल्केन मान लीजिए आपने ले लिया, एल्केन ले लिया CH4 + O2, तो क्या बनेगा? CO2 + H2। क्लियर? या फिर आप इसको, इस अभिक्रिया को आप ऐसे याद करो, ये तो कंबस्टन अभिक्रिया होगी। हम क्या कर रहे हैं? एल्केन का, आप ऐसे देखो, कोई भी आपने एल्केन लिया CnH2n+2, ठीक है, और इसका क्या कर रहे हो? जल से अभिक्रिया करा रहे हो, तो एक तो CO बन रहा है। ठीक है, H2 से अभिक्रिया कराइए तो H2 कितना है? N है आपके पास, तो NCO बन गया, NCO बन गया। और हाइड्रोजन कितना बना? 2n + 2 हाइड्रोजन, 2n + 2 + 1, 2n + 1 हाइड्रोजन गैस बन गई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है, इसके लिए आपको कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी। निकेल की उपस्थिति में 1270 केल्विन पर हो रही है ये अभिक्रिया। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। लास्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज नंबर 4th मेथड। 4th मेथड क्या है? सिन गैस बनाने का तरीका। यदि हम क्या कर दें, यदि हम वाटर गैस से बनाते हैं, वाटर गैस से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो, मतलब वाटर गैस बनाकर उसके लिए आपने कोक के ऊपर जल को पास किया, ये आपके पास कोक है, इसके ऊपर भाप जलवाष्प का स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं
कि 1270 केल्विन पर क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर बनती है। और इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं वाटर गैस। समझ में आ रहा है? वाटर गैस कह सकते हैं, सिन गैस कह सकते हैं, ठीक है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं कोल गैसिफिकेशन अभिक्रिया। कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन का मतलब है जो आपके पास कोक था उसको आपने किस में बदल दिया, गैस में बदल दिया, ठीक है। तो ये दोनों का जो मिश्रण है उसे तो हम वाटर गैस कहते हैं, और वैसे हाइड्रोजन गैस बनी हुई है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे तरीके हैं। या इसके अलावा एक तरीका और भी हो सकता है कि ये जो CO बनी है इसकी हम किससे अभिक्रिया करा दें, इस CO की हम अभिक्रिया करा दें जल से, H2O से। तो देखो क्या बन जाएगा, CO2 + H2। यहाँ पर भी गैस और यहाँ पर भी गैस, CO + H2, तो CO2 + H2। क्लियर? तो ये सारे मेथड है जिनके द्वारा हम हाइड्रोजन को बना सकते हैं। थैंक यू।